नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं एवं समझ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पूरा करेंगे और अर्थव्यवस्था के अन्य प्रकारों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो विकास की प्रक्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है, राइट। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, राइट। जिसमें से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को समझते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, अर्थात इस अर्थव्यवस्था में अभी भी प्राथमिक क्षेत्र या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, जो सेवा क्षेत्र है उसका विकास नहीं हुआ है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है या फिर अभी शैशव अवस्था में है, उस देश की अर्थव्यवस्था को ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को ही निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्था को निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसको समझेंगे। वहीं दूसरी हो जाएगी विकासशील अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ तो हो चुकी है परंतु अपने उच्च स्तर पर नहीं पहुंची है, अर्थात जिसमें उद्योग धंधे, उद्योग क्षेत्र का विकास प्रारंभ हो चुका है, सेवा क्षेत्र भी जो है अपना योगदान दे रहा है, परंतु अभी भी औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, साथ ही साथ उद्योग क्षेत्र भी विकसित नहीं हुआ है। उस देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न मध्यम, राइट, निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया है। तीसरी हो जाएगी विकसित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, औद्योगिकरण अपने चरम स्तर पर है, साथ ही साथ सेवा क्षेत्र का योगदान भी बढ़ता जा रहा है। उन देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक ने ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था में क्या किया है, वर्गीकृत किया है, राइट। तो अब हम इसे और विस्तार से समझते हैं। विश्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्थाओं को इन 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न आय वर्ग व्यवस्था जिसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, फिर मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था जिसको विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था जिसको विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। यहाँ पर जो डाटा है ये डाटा आप याद रखना और ये लेटेस्ट है, क्लियर। तो सबसे पहले निम्न आय वर्ग जो अर्थव्यवस्था है वो क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया अभी भी प्रारंभ नहीं हुई है या शुरुआती दौर में है, साथ ही साथ जिसमें प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है वो 1045, ये डाटा याद रखें आप, $1045 या इससे क्या है, कम है, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे जो अफ्रीकन देश हैं, सोमाली है, बुरुंडी है, चाड है, नाइजर है, इनकी अर्थव्यवस्था निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। दूसरी हो जाएगी ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है परंतु अभी भी विकास का उच्च स्तर प्राप्त नहीं किया है, उनको मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था है उसको पुनः निम्न मध्यम आय वर्ग एवं उच्च मध्यम आय वर्ग में जो है सम्मिलित किया जाता है, राइट। निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1045 से तो अधिक होती है परंतु $4125 से क्या होती है, कम होती है, तो उसे ही निम्न मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिसमें कई एशियाई देश आते हैं, जैसे भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। श्रीलंका पहले
उच्च मध्य आय वर्ग में था, परंतु उसकी रेटिंग घट गई है और वो पुनः निम्न मध्यम आय वर्ग में आ चुका है। अगला हो जाएगा उच्च मध्यम आय वर्ग। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4,126 से अधिक परंतु $12,735 से क्या होती है, कम होती है, उसको ही मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीसरा हो जाएगा उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, विकास की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, साथ ही साथ जिसमें राष्ट्रीय आय जो है अधिक है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,736 या उससे अधिक होती है, उसको उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जापान। क्लियर। अगला हो जाएगा यहां पर अर्थव्यवस्था का प्रकार विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, राइट। और विभिन्न क्षेत्र मतलब क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। कृषि क्षेत्र हो जाएगा जिसको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, राइट। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर कृषक अर्थव्यवस्था को समझते हैं। देखिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र तथा संबंध गतिविधियों का योगदान, राइट, 50% या उससे अधिक होता है, साथ ही साथ इसी अनुपात में देश के नागरिक रोजगार भी प्राप्त करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो देखिए, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र या मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 50% या इससे अधिक होता है तथा इसी अनुपात में वहां के लोग औद्योगिक क्षेत्र पर रोजगार एवं आजीविका के लिए निर्भर भी होते हैं, तो उसे ही औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे चीन। फिर हो जाएगा यहां पर सेवा अर्थव्यवस्था। क्लियर। तो सेवा अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 50% या इससे अधिक होता है, साथ ही साथ इसी अनुपात में यहाँ के नागरिक रोजगार एवं आजीविका के लिए निर्भर होते हैं, तो उसे ही सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। अब एक चीज और आप यहां पर समझे, जो हमने निम्न, मध्यम एवं उच्च आय वर्ग पढ़ा है। दरअसल जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो शुरुआत में चूंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर होती है, और प्राकृतिक संसाधनों पर होती है अर्थात जो निम्न आय वर्ग होती है, निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था में जो है कृषक अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रमुख होती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता अधिक होती है या उनसे संबंध गतिविधियां होती हैं, राइट, उन देशों की अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था ही होती है। अर्थात कृषक अर्थव्यवस्था निम्न आय वर्ग वाले जो देश हैं उनमें पाई जाती है, अर्थात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था में कृषक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। तो वहीं जब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसके उत्पादों का प्रयोग वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण में किया जाता है, तो वही अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थात विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसका गुण देखने को मिलता है। तो वहीं जो उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, राइट, उनमें सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, राइट। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं जब विकसित होती हैं तो इस तरीके से जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें कृषक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की अधिकता होती है, राइट।
विकासशील में औद्योगिक अर्थव्यवस्था का योगदान, और सेवा क्षेत्र में जो है विकसित अर्थव्यवस्थाओं सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, वो ये है कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, और विकासशील अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत की इकोनॉमी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ना चाहिए था। परंतु भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का है, राइट। तो भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील, परंतु सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा अर्थव्यवस्था का है, राइट। अब विश्व के साथ जो संबंध है उसके आधार पर हम जो है अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वंद अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो जब किसी अर्थव्यवस्था का किसी अन्य देश के साथ में, राइट, ना आयात होता है ना निर्यात होता है, अर्थात आर्थिक गतिविधियां जब अन्य देश के साथ में बंद होती हैं तो उसे ही बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात इसमें आयात निर्यात क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अगर उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा दें तो उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी बंद अर्थव्यवस्था होगी, क्योंकि वास्तविकता में वर्तमान समय के ग्लोबलाइजेशन में ना के बराबर जो है बंद अर्थव्यवस्था है। परंतु यदि यूएनए के द्वारा किसी देश पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जैसे जो है वर्तमान समय में उत्तर कोरिया है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को जरूर हम बंद अर्थव्यवस्था मान सकते हैं। दूसरी हो जाएगी खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि शेष विश्व के अन्य देशों के साथ में आयात निर्यात का संपादन किया जाता है, अर्थात इसमें उत्पादन है, उपभोग है, पूंजी निर्माण में वह लेन देन जो है प्रभावित बाहर लेन देन होता है, तो उसको ही खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि खुली अर्थव्यवस्था में ही जो है उदारवादी या निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव होता है, जैसे हांगकांग या सिंगापुर, और इसकी वजह से पूंजी का प्रभाव भी आसानी से हो जाता है, तकनीक का प्रभाव भी जो है आसानी से हो जाता है। क्लियर। अब अगली हो जाएगी नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला हो जाएगा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, या क्या हो जाएगी, प्लान इकोनॉमी हो जाएगी। जब किसी देश में सामाजिक समस्याएं अधिक होती हैं और संसाधन कम होते हैं तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है नियोजन का। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिसमें देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य पहले निर्धारित किए जाते हैं और उनका निर्धारण कर उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से जब आर्थिक लक्ष्यों को हासिल किया जाता है तो वहां की अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा भारत। भारत में 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे, उनकी आपूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग किया जाता था। परंतु नीति आयोग की स्थापना के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की जगह पर अब 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा जो है तैयार किया जाएगा और इसी आधार पर आर्थिक लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। दूसरी हो जाएगी गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई भी आर्थिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, अर्थात जिसमें नियोजन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, उस अर्थव्यवस्था को ही गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को समझते हैं, राइट। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आपका एक मजबूत बेस बन सके, साथ ही साथ आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएं, राइट। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माने जाते हैं और उन 3 क्षेत्रों को हम यहाँ पर जो है समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें उन आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। अर्थात इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन कर, राइट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन कर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। तो वह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसको ही प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और
चूंकि अगर प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करें तो उसमें कृषि महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए इसको कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, कृषि एवं संबंध गतिविधियां। तो कृषि जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। वहीं वानिकी हो जाएंगी जिससे जड़ाऊ लकड़ियां, जड़ी बूटियां, राइट, वनोपज एकत्रित की जाती है। मत्स्य प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। फिर खनन, जिसको ऊर्ध्वाधर क्या कहा जाता है, खुदाई कहा जाता है, और उत्खनन, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। तो वहीं अगर हम चर्चा करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को यहां पर रॉ मटेरियल के रूप में क्या करता है, उसको प्रयोग करता है, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, तैयार करता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कृषि है, कृषि से अगर गेहूं है तो गेहूं का यदि यहां पर ब्रेड बना दिया जाए तो जो ब्रेड बनाने की फैक्ट्री होगी वो किस क्षेत्र में होगी, औद्योगिक क्षेत्र में होगी, राइट। यहां से जो लकड़ी है, लकड़ी का आपने क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया, राइट। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको यहां पर कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उसका मूल्यवर्धन किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका मूल्यवर्धन किया जाता है और उसका जो तैयार माल होता है उसको बाजार में बेच दिया जाता है। उसको ही हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, निर्माण कार्य हो जाएगा, तो यहाँ पर खनन से जो भी रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा प्राप्त होता है उसका प्रयोग करके निर्माण कार्य किया जाता है, जिसके तहत सड़कें हैं, पुल हैं इत्यादि बनाए जाते हैं। फिर वस्तुओं का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जैसे जो कृषि क्षेत्र है तो उससे कपास से कपड़े बना देना, राइट, विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति, और क्या हो जाएगा, जो कृषि की वस्तुएं हैं उनको प्रोसेस करके जो है फिनिश्ड, जैसे अचार है, जैम है, मुरब्बा है, वो तैयार कर देना। अब तीसरा हो जाएगा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र के विकास के लिए कई सेवाएं उपलब्ध कराता है। जैसे चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, संचार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुद्रिक सेवाएं, ये सभी किसमें आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। क्लियर। अब अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय में चौथा जो क्षेत्र है वह भी वर्तमान में प्रचलित है, जिसको क्या कहा जाता है, क्वाटरनरी सेक्टर कहा जाता है। तो क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र होता है उसके उन्नत रूप को ही चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं, जिसका संबंध ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं होता है। तो वह क्षेत्र जिसमें ज्ञान से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसको ही अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से सूचनाओं का संग्रह करना, उनका अध्ययन करना और उनका विश्लेषण करना शामिल होता है। चतुर्थ क्षेत्र में संबंधित सेवाओं के विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल और विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। जो भी सूचना एवं जानकारी होती है उनका विश्लेषण के पश्चात में जो है विश्लेषणात्मक समझ जो है विकसित की जाती है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड हो जाएगा, राइट। तो म्यूचुअल फंड प्रबंधक हो जाएगा, पोर्टफोलियो प्रबंधक हो जाएगा, कर प्रबंधक हो जाएगा, सांख्यिकीविद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो जाएंगे। ये सभी चतुर्थक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अब हो जाएगा पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जिसमें लोगों की भागीदारी तो बहुत कम होती है परंतु इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। अर्थात इस क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवाएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो पंचक क्षेत्र का संबंध, राइट, एमसीक्यूज में याद रखना, पंचक क्षेत्र का संबंध उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है और इसमें जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनको गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। इस क्षेत्र के जो जितने भी व्यक्ति होते हैं वो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें
सरकार के उच्च स्तर के अधिकारी के साथ साथ कंपनियों एवं व्यवसायों के उच्च प्रबंधक हैं, शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, वित्तीय प्रबंधक हैं इत्यादि जो हैं पंचक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। राइट, तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से अर्थव्यवस्था के बेसिक्स को समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।